नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एमपी सब इंजीनियर के हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के सेशन में हमने 8 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया था हिंदी का, एमपी सब इंजीनियर का। आज यहाँ पे हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले परीक्षा प्रो के लिए, परीक्षा प्रो क्या है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, परंतु लास्ट में, तो इसके लिए अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने आज के क्वेश्चंस। आज के अपने क्वेश्चंस क्या हैं देखा जाए, शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखो, कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अलग है, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अलग है, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अलग है। तो तीनों के संदर्भ में अच्छा अलग अलग शब्द है। कवि के संदर्भ में सुबरन का मतलब है अच्छा। क्या मतलब है यहाँ पे? कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा, है ना। फिर यहां पर व्यभिचारी की बात की जाए तो व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर, और एक और है चोर। तो चोर के संदर्भ में सुबरन, सुबरन मतलब सुबरन का अर्थ है सोना। तो यहां पर सुबरन के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, और जब भी कहीं पर एक से अधिक अर्थ अगर किसी शब्द के निकलेंगे तो वो बन जाता है श्लेष अलंकार। क्योंकि श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि काव्य में जहां एक ही शब्द के, किसके, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अधिक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। याद रखिएगा, अतिशयोक्ति का मतलब बता चुका हूं पिछली सेशन में कि जहां पर किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए वहां अतिशयोक्ति होता है। जैसे आप लोग सारा दिन फेंकते रहते हो, है ना, कि क्या हुआ कि एक बार 2-3 लड़कियां थी, ठीक है, वो तीनों आपस में बात कर रही थी, और ऐसे ही हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे। एक बोलती है मेरी मम्मी इतनी गर्म चाय पीती कि जैसे ही कप में आती तो वो फूकती नहीं, बस पीते जाती। बोले बस इतनी गर्म। तो दूसरी बोलती है कि मेरी मम्मी ना इतनी गर्म चाय पीती है कि मुंह में चाय की छन्नी लगा लेती है। बोले बस बस। तीसरी बोलती बस इतनी बात, मेरी मम्मी तो सीधे, है ना, गैस पे ही बैठ जाती है। अब सोच लो, तो ये अतिशयोक्ति फेंके जा रहे, फेंके जा रहे, ये नहीं है। अनुप्रास क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ है वर्ण या शब्द। तो जब वर्ण या शब्द बार बार आ जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो ये भेद होते हैं। संदेह अलंकार क्या होता है? कि जब संदेह हो, उपमेय में उपमान के होने का संदेह हो, है ना, तो ये यहां पर सही आंसर अपना श्लेष अलंकार हो जाएगा। बात करेंगे हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 2। प्रणाम करने योग्य को क्या कहा जाता है? तो प्रणाम करने योग्य को नमस्कार नहीं 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 नहीं, प्रणाम नहीं, नमन नहीं, प्रणम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणम्य कहा जाता है प्रणाम करने योग्य को। बात करेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो अब लिखा हुआ है विद्यालय, इसमें प्रयुक्त संधि, तो ये बड़ा आसान है। कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे यहाँ पे? तो विद्यालय में जो प्रयुक्त संधि होगी कैसे बनेगी इसको देखते हैं, ठीक है। विद्या, जहां पे बड़ा आ है यहीं से होगा आपका इसका विच्छेद, ठीक है। विद्या, धन, आलय। देखो यहां पे पहले से है बड़ा आ, और यहां पे है पहले से बड़ा आ। तो समान स्वरों का मेल समान स्वरों से कराएंगे
तो दोनों के मेल से उसका परिवर्तन उसी के दीर्घ रूप में होगा और इस प्रकार से बनने वाली संधि को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि यदि समान स्वर के बाद पुनः समान स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से उसका परिवर्तन उसी के दीर्घ रूप में होता है और इस प्रकार से बनने वाली संधि दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, चलिए अब स्वर संधि का मतलब क्या है, तो स्वर संधि की भी परिभाषा मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि यदि स्वर के बाद पुनः स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। फिर लिखा है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है ये भी पढ़ा चुका हूं कि यदि व्यंजन के बाद पुनः स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगली बात की जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर प्रश्न है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र का सामासिक विग्रह क्या है? तो राजपुत्र के सामासिक विग्रह की अगर बात करें तो राजपुत्र, इसका विग्रह बनेगा राजा का पुत्र। ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये जो का शब्द आया ये कारक है। क्या है? कारक। कारक की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा क्या होती है? कारक। ठीक है ना। परिभाषा होती है इसकी कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद, किसके बाद? संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसका? जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया अपना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, चौथा नंबर प्रश्न है राजपुत्र, कि राजपुत्र का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो राजपुत्र का अगर विग्रह की बात करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा राजा का पुत्र। क्या बनेगा? राजा का पुत्र। का शब्द यहां पर क्या है? तो कारक विभक्ति चिन्ह है। कारक का मतलब क्या होगा? परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद, किसके बाद? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले विभक्ति चिन्हों को कारक विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन समास में 6 कारक का प्रयोग होता है। कितने कारक का? समास में 6 कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, क्या है ऑप्शन? राजा का पुत्र। तो ये बनेगा अपना संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास है ये? संबंध तत्पुरुष समास। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न है बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द का यूज हुआ है? तो देखो बसेरा के लिए बसेरा है ना, एरा, एरा आ रहा है। एरा कहां लिखा है? ये है एरा, तो राइट ऑप्शन एरा। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यहीं पर अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कहता है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है, और प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का अर्थ होता है। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठवें नंबर प्रश्न पे हम आ जाएंगे। पक्का का तत्सम क्या होगा? किसका? पक्का का। पचा, पचा नहीं होता, पका, पका तो तद्भव है। पक्व या पचचा, तो पक्व जो है ये संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द का मतलब ही होता है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द?
तत्सम शब्द तो राइट ऑप्शन अपना सी वाला बन जाएगा। तत्सम का मतलब मैंने बताया था कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर 5 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, तत्सम शब्द मतलब तत्, धन, सम अर्थात उसके समान या संस्कृत के समान शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और सीधा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, भाववाच्य का वाक्य कौन सा है? भाववाच्य, अब वाच्य आपको बताया जिसमें कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, तो भाववाच्य क्या होता है? अपने भाव बताएगा, ना कर्ता ना कर्म। ठीक है, बच्चों से दौड़ा नहीं गया, बच्चे दौड़े मतलब कर्म किया, है ना, तो ये कर्ता कर्तवाचक वाक्य। बच्चे दौड़ते हैं तो ये भी कर्तवाचक वाक्य, तो ये दोनों नहीं होगा, बनेगा ए वाला कि उनसे ये नहीं किया जाता, उनसे चला नहीं जाता, उनसे खेला नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता, उनसे खाया नहीं जाता, ये उनका भाव है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, इसमें कौन सा रस है? आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, है ना, तो क्या होगा कि क्या हुआ इसमें? ये कहा गया कि ये वो वाला दृश्य है कि जिसमें क्या होता है कि खींचत जीभ श्यार और अति आनंद और ध्यावत। सुना होगा ना आपने कि कौवा नोच रहा है, फिर सियार आता है, जीभ नोच रहा है ना, तो ये वो वाला दृश्य है। फिर क्या है? आंखें निकाल उड़ जाते, जो पक्षी आते हैं आंखें निकालते उड़ जाते फिर आ जाते, तो ये एक प्रकार से कैसा कहा जाए, किस प्रकार का घृणा वाला दृश्य है। कैसा दृश्य दर्शा रहा है? घृणा का मतलब विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब क्या होता है? स्थायी भाव जुगुप्सा, या जुगुप्सा के अलावा घृणा, यही आंसर होगा। अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय होता है, ये नहीं होगा। भयानक रस का क्या होता है? भय होता है, ये नहीं होगा। वीर रस का क्या होता है? सा होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी वाला हमारा बन जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, वो स्थान जहां गमन संभव ना हो। गमन का मतलब जाना, मतलब जिस स्थान पर जाना संभव ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्गम नहीं, सगम नहीं, दुर्गम। दुर्गम क्या कहा जाएगा? दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम मतलब जहां पहुंचा नहीं जा सकता, राइट, तो ये सही आंसर अपना क्या बन जाएगा? इस पे दुर्गम बन जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महाप्राण व्यंजन है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए थे ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में आए। अगर उन्होंने अल्पप्राण पहले शिफ्ट में पूछा तो दूसरे शिफ्ट में महाप्राण पूछा, पहले शिफ्ट में प्रत्यय पूछा तो यहां भी प्रत्यय पूछा। ठीक है ना, पहले शिफ्ट में अगर उन्होंने पूछा था कि कोई एक शब्द उसका अर्थ, तो वो भी पूछा है। तो महाप्राण व्यंजन भाई साहब आपको पहले भी बता चुका हूं कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो मेरी इस बात को जरूर याद रखना कि एक ही दिन के पहली शिफ्ट का अगर किसी का पेपर है और किसी का दूसरी शिफ्ट में, तो दूसरी शिफ्ट वाला पहली शिफ्ट वाले के पेपर देख के जरूर जाना, देख लो कि सेम सेम उसी टॉपिक से लगभग पूछा जाता है ना। अब अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण साथ ही साथ अंतस्थ मतलब या रा ला वा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करें महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ण मतलब यहां पर आपका अंतस्थ व्यंजन यानी कि शा, षटकोण, सरौता और हलवाई वाला ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चौथा तो चा छा दूसरा वर्ण, चा छा जा झा चौथा वर्ण, का खा दूसरा वर्ण, और इनका उच्चारण करेंगे तो हाकार की ध्वनि आती है ना। जैसे खा, खा बोला तो हा निकला, छा, छा बोला तो हा निकला, खा बोलने पर भी हा की ध्वनि निकलती है। राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा कौन सा? डी वाला। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, मित्र का पर्यायवाची क्या है? बताओ भाई। मित्र, मित्र, मित्र मतलब दोस्त, उसी मित्र का पर्यायवाची कीनाश।
मधुकर, नरेंद्र या सुहृद? क्या सही उत्तर इसका बनाओगे? सुहृद मतलब हृदय से सुंदर, है ना, या हृदय से साथ में हो जो, वही है आपका मित्र। मित्रता वही रिश्ता है कि जो जीवन लेने के बाद में बनता है आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी सोच से, आपके विचार से। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 12, चैतन्य का विलोम बताना है। चैतन्य का विलोम क्या बनेगा? फटाफट इस पे बताएं। चैतन्य मतलब जो जीवित है, जो कि अभी अलाइव है, जो अभी इस अवस्था में है कि वो सामने बात कर सके या जीवित अवस्था में है, चैतन्य होगा। अचैतन्य होगा, निरा चैतन्य होता नहीं है, चैतन्य नहीं होता, मूर्छित हो जाएगा। बिल्कुल मूर्छित मतलब जो बात ना कर सके, जो अनकॉन्शियस हो, जो अभी बात ना कर सके, अभी देख ना सके, अभी बोल ना सके, वो होगा चैतन्य का विलोम मूर्छित। ध्यान रखना, अचैतन्य मत लगा के आना, पहले ही ऑप्शन पे वो ऐसा देंगे कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निषेध सूचक वाक्य है नकारात्मक? तुम कौन हो? अरे बताओ कौन हो, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये नहीं आएगा। तुम कहां जा रहे हो? ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, नहीं आएगा। क्या तुम नहीं जाओगे? क्या तुम नहीं जाओगे? ये भी प्रश्नवाचक नहीं आएगा। तुम नहीं जाओगे, सीधा सीधा तुम्हें मना कर दिया कि तुम्हें लेके ही नहीं जाना, चलो तुम यही रहो, तुम नहीं जाओगे। यही है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, या निषेध सूचक वाक्य। बात करें प्रश्न नंबर 14, घर का भेदी लंका ढाए। अरे यार, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, अगर ये ना होता तो मैं आज जीवित होता, है ना। मतलब क्या है, विभीषण की बात है, उसी प्रकार से तो लगा लो। घर का भेद किसी को ना बताने वाला, ऐसा होगा कि घर का भेदी लंका गिराए, या कि फिर घर के भेद से लंका का गिरना, या आपसी फूट से हानि। अगर घर में दो भाई हैं, ठीक है ना, और एक भाई से कोई दूसरा बाहरी आके मिलता है और उसके घर की बातें जानता है, तो धीरे धीरे उसका घर समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर के भेद बता रहा है उसको, और वही कमियों को उठाकर सामने वाला उनका फायदा उठाएगा, और ऐसे घर में आपसी फूट आएगी। तो ये सही आंसर आपसी फूट से होने वाली हानि। ठीक है, तो चलिए यहां पे ये अपना जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे उन्हें हमने आज समाप्त कर लिया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आप लोगों के लिए काम आता है केवल क्या? टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो परीक्षा प्रो आया है, परीक्षा प्रो क्या, एक टेस्ट सीरीज नहीं, मतलब पटवारी की वैकेंसी आई तो पटवारी की लोगे, ग्रुप T2 की आई तो उसकी लोगे, टीओ की आई तो उसकी लोगे, ग्रुप 5 की आई तो उसकी। नहीं, ऐसा नहीं करना। परीक्षा में एक अलग चीज लेके आया परीक्षा प्रो। परीक्षा प्रो में आपको सारे सेगमेंट की टेस्ट सीरीज एक साथ मिलेगी, और एक बड़ी बात कि पूरे के पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ में मिलेगी। तो जल्दी कीजिए, अभी परीक्षा प्रो के साथ में जुड़िए, और जिस भी सेगमेंट के टेस्ट सीरीज की जरूरत हो आप उसे ले सकते हैं। बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको बता दूं कि डेली YouTube में जो हमारी क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस का टाइमिंग आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक सारी क्लासेस होती हैं। पहली क्लास 11 बजे से 12 बजे तक कंप्यूटर के प्रदीप सर की, दूसरी क्लास 12 से 1 बजे तक सोम सर की मैथ्स की, 1 से 2 बजे तक हिंदी की मेरी क्लास होती है, और 2 से 3 बजे तक सामान्य मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों, और 3 से 4 बजे तक रीजनिंग की कुंदारा सर की क्लास होती है। तो ये सुबह 11 से शाम 4 बजे तक YouTube में आपको सारी क्लासेस मिलेगी। जो लोग पहली बार चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।